हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है स्पेशल सीरीज राजा रवि वर्मा। ठीक है, जो पूरे यूट्यूब पे शायद ही कोई करवाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन के साथ उसको विस्तार से भी उन पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले राजा रवि वर्मा से। तो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राजा रवि वर्मा का जन्म कब और कहाँ पे हुआ? ऑप्शन 1840 मैसूर, 1848 केरल, या 1850 त्रिवेंद्रम, या 1860 कोच्चि। तो इनका जो जन्म हुआ था ये ऑप्शन बी 1848 किलमन्नूर केरल में हुआ था। अब हमें ये बताइए, राजा रवि वर्मा का जन्म टोटल इनका जो जन्म हुआ था कौन से सन में हुआ था? ये 1848 में और 29 अप्रैल को हुआ था। और कहाँ पे? केरल के एक छोटे से गांव में। केरल के एक छोटे से गांव में जिसका नाम था किलिमानूर। और ये राजघराने में हुआ था। ये कहाँ के थे? ये वहाँ के जो राजा रियासत से उनके घराने से ये बिलोंग करते हैं। और उनका जो परिवार है, इनका जो परिवार है ये एक रियासत के अंतर्गत आते हैं। जो स्थान है त्रावणकोर। और इनके पूरे परिवार, जो इनका परिवार जो है पूरा, ये कला साहित्य से गहरा नाता था इनका, जिसने उनके भीतर कलाकार बनने की बीज बोए। ठीक है, नेक्स्ट है, बचपन में जब उनके पास कागज और रंग नहीं थे तब वे चित्रकारी के लिए क्या उपयोग करते थे? दीवारों पर गीली मिट्टी, महल की दीवारों पर कोयला, या लकड़ी पर नक्काशी, या पत्थर पर चाक। बताइए। तो ये करते थे महल की दीवारों पर कोयला। मतलब कि राजा रवि वर्मा की प्रतिभा बचपन से ही दिखने लगी। वे अपने घर में किलमनूर जो पैलेस है उसके सफ़ेद दीवारों पर चूल्हे से जो जले हुए कोयले, मतलब पहले जो चूल्हे पे जो खाने बनते थे तो वो जो कोयले बचते थे, वो कोयले से ये आकृतियाँ वहाँ पे मतलब कि दीवालों पे ये आकृतियाँ उकेरते थे, मतलब कुछ ना कुछ बनाते थे। अब जब ये बनाते थे तो किसने देखा? तो उनके चाचा, इनके चाचा ने जब इनकी आकृतियों को देखा, तो वो दंग रह गए। मतलब कि वो समझ ना पाए कि हाँ क्या कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा। ठीक है, फिर इन्होंने सबसे पहले ही जो गुरु थे इनके, कौन थे? तो इनके चाचा थे। और यहाँ पे देखिए आ रहा, नेक्स्ट है, उनके पहले अनौपचारिक गुरु कौन थे जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना? तो कौन थे? ये इन्हीं के चाचा राजा राज वर्मा थे। और ये क्या थे? ये जो इनकी चाचा थे ये भी एक कुशल चित्रकार थे। इन्होंने जब रवि वर्मा को दीवारों पर चित्रकारी करते हुए देखा था तो उन्हें कागज और पानी के रंग ला कर दिया। इन्हें जो है कागज और पानी का रंग ला के दिए। और उन्होंने ही रवि वर्मा को बुनियादी कला के नियम को भी सिखाया। इसलिए इनके जो पहले गुरु थे ये इनके घर में ही इन्हीं के चाचा थे। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी कला निखारने के लिए किस महल में भेजा गया इन्हें? मैसूर पैलेस, त्रावणकोर का पद्मनाभपुरम पैलेस, या रामपुरम, या मदुरई पैलेस। तो इन्हें कहाँ भेजा गया था? तो इन्हें त्रावणकोर पद्मनाभपुरम पैलेस में इन्हें भेजा गया था। अब वहाँ पे कौन था? इनके चाचा जो थे ये उन्हें त्रावणकोर के महाराजा अलियलम थिरुनल के पास ले गए। जब वहाँ पे इनको पास में ले गए थे तो क्या था? महाराजा कला के बहुत बड़े संरक्षक थे। ये जो महाराजा थे ये बहुत बड़ा कला के संरक्षक थे। और इन्होंने ही राजा रवि वर्मा को महल में रहने और वहाँ की लाइब्रेरी और चित्रों को देखने की अनुमति दी। और इससे क्या हुआ? इससे इनके ज्ञान का विस्तार बढ़ा। रवि वर्मा ने पारंपरिक भारतीय चित्रकला तंजौर शैली
कि शिक्षा किससे लिया? राजा राजवर्मा, रामास्वामी नायडू, अलागिरी नायडू या थियोडर जॉनसन? किससे लिए थे ये? तो अलागिरी नायडू थे ये। अब ये कौन थे? मदुरई के दरबारी चित्रकार अलागिरी नायडू ने इन्हें जो है त्रावणकोर महल में चित्रकला सिखाई। रवि वर्मा को अलागिरी नायडू ने चित्रकला त्रावणकोर महल में चित्रकला सिखाई। हालांकि नायडू उनसे ईर्ष्या करते थे, जलते भी थे, सिखाते थे बट जलस ज़्यादा फील करते थे। क्यों करते थे? कि ये जानते थे कि अगर हम अपनी तकनीक इनको अगर हम बता देंगे तो ये हमसे बहुत बड़े निकल जाएंगे, बहुत बड़े कलाकार हो जाएंगे। तो ये अपनी तकनीक नहीं बताना चाहते थे। लेकिन कुछ नहीं, इन्होंने नहीं बताया। ये जो राजा रवि वर्मा इतने चालाक थे ये कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनको काम करते हुए देखकर बहुत कुछ सीख लिया। राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रण की तकनीक पहली बार किससे सीखी या देखी? भारतीय गुरुओं से, डच चित्रकार थियोडर जॉनसन या ब्रिटिश अधिकारी या स्वयं अभ्यास करके? तो ये थे आपके थियोडर जॉनसन। थियोडर जॉनसन से इन्होंने सीखा। और ये कौन थे? आप मुझे क्वेश्चन करना, मुझे आप क्वेश्चन का आंसर देना कि ये डच थे, फ्रांसीस थे, पुर्तगाली थे या अंग्रेज थे। और इनके साथ में आप सन को भी ऐड करना, किस सन की ये बात हो रही है, ठीक है। और ये कब आए थे त्रावणकोर? ये जो थियोडर जॉनसन थे ये त्रावणकोर कब आए? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तैल के रंगों का उपयोग कर रहे थे। तो उस समय भारत में नया ये था। जॉनसन ने उन्हें सिखाने से मना कर दिया, ये भी इनको सिखाने से मना कर दिया। लेकिन राजा रवि वर्मा ने छिपा कर काम करते हुए सीखा, देखा इनको जॉनसन जो है काम करते थे और ये छुप के देखते थे कि रंगों को कैसे मिलाया जाता है और कैसे कैनवास पर लगाया जाता है। तो इससे ये विधि ये सीखे। राजा रवि वर्मा का विवाह किस वर्ष की आयु में और किसके साथ में हुआ? 15 वर्ष 15 वर्ष पार्वती बाई या 18 वर्ष पुरुरथी नली भागीरथी बाई या 20 वर्ष लक्ष्मी बाई या आपके 25 वर्षीय मंगला बाई? तो किससे हुआ था? तो ये हुआ था आपके 18 वर्ष की जो भागीरथी बाई थी उनके साथ में इनका विवाह हुआ था। और ये जो थी ये कब हुआ था? तो ये 1866 में हुआ था। इनका विवाह त्रावणकोर की राजघराने की राजकुमारी से हुआ था। त्रावणकोर की ये राजघराने की राजकुमारी थी जो इस समय उन्हें सामाजिक रूप से बहुत ऊंचा स्थान दिलाया। राजा रवि वर्मा को जब इनसे शादी हुआ तो वो राजघराने की तो थी ही और उससे इनको बहुत ऊंचा स्थान मिला, जिससे इन्हें शाही संसाधनों तक मतलब जो शाही संसाधन थे वहाँ तक पहुँचने की यहाँ पे आसान हो गई इन्हें, और जिनका इन्होंने अपनी कला में बहुत कुछ लाभ लिया, बहुत कुछ सीखा। वह कौन सा चित्र था जिसे 1873 में मद्रास प्रदर्शनी में गवर्नर स्वर्ण पदक मिला और उन्हें प्रसिद्ध कर दिया? शकुंतला का प्रेम पत्र, नायर महिला, हंस दमयंती, गंगा अवतरण? तो ये था इनका नायर महिला। यही इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। ये जो चित्र था राजा रवि वर्मा के जीवन का ये टर्निंग पॉइंट था। और इस पेंटिंग्स ने इन्होंने केरल की नायर महिला को बहुत ही यथार्थवादी ढंग से चित्रित किया। इसकी सुंदरता और विवरण देखकर जो ब्रिटिश अधिकारी थे और जो भारतीय राजा थे ना, वो बहुत ही अचंभित हो गए कि भाई ये क्या कांड कर दिया, मतलब कि इतना अच्छा कैसे कर सकता है ये। और वो सब इनके क्या हो गए, फ़ैन हो गए, बहुत बड़े वाले फ़ैन। जैसे आजकल आप सब क्या कहते हैं, जो रील्स वगैरह देखते हैं या
जो मूवीज़ देखते हैं उनके सेलिब्रिटियों के बहुत बड़े फ़ैन होते हैं, तो उस टाइम इनके ये लोग थे। राजा रवि वर्मा की शैली को पश्चिमी यथार्थवाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे विदेश रहते थे, क्योंकि उन्होंने यूरोपीय तकनीक छाया प्रकाश का उपयोग भारतीय विषयों के लिए किया, या क्योंकि उन्होंने विदेशी लोगों के चित्र बनाए, या केवल वे पश्चिमी कपड़े पहनते थे? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि उन्होंने यूरोपीय तकनीक छाया प्रकाश का उपयोग भारतीय विषयों के लिए किया करते थे। देखो, राजा रवि वर्मा तो ये भारतीय थे ही, और इन्होंने पश्चिम की जो छाया प्रकाश का खेल था उसका जो तकनीक का उपयोग कर भारतीय देवी देवताओं और पात्रों को ऐसा दिखाया जैसा वे हाड़ मांस के इंसान हो। इससे पहले जो भारतीय चित्रकला सपाट हुआ करते थे, जो इसके पहले जो करते थे वो एकदम सीधा चिपटा हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा चित्र बनाया कि हर अंग प्रतिरंग अपनी जगह पे दिखते थे, मतलब कि सीधा लगता था कि भाई हाँ, ठीक है। रवि वर्मा को अंतर्राष्ट्रीय ख्यात पहली बार किस विदेशी प्रदर्शनी में मिली? लंदन 1880, वियना ऑस्ट्रिया 1873, पेरिस 1900 या न्यूयॉर्क 1910? तो ये भी था इनका जो ऑस्ट्रिया 1873 वियना में। वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में इन्होंने जो चित्र बनाया उनकी बहुत ही लोगों ने बहुत ही सराहनीय किया, मतलब बहुत ही सराहना दिया, और इन्हें जो पहला जो प्रमाण पत्र मिलता है पता है क्या है? योग्यता प्रमाण पत्र मिला था, जो कि यह साबित हो गया था कि भारतीय कलाकार वैश्विक स्तर पर यूरोपीय दिग्गजों को टक्कर देते थे। मतलब जो यूरोपीय दिग्गज थे ना, उनको कोई टक्कर ना दे पाता था। पहले यही थे जो यूरोपीय दिग्गजों को टक्कर दिए थे। सोच लो कितने महान थे ये। राजा रवि वर्मा ने पौराणिक विषयों के लिए चेहरों का चयन मुख्य रूप से कहां से किया? अजंता की गुफाओं से, दक्षिण भारतीय और महाराष्ट्रीय महिलाओं से, या विदेशी मंडल से, या आपके मुगल लघु चित्र से? तो इन्होंने जो पौराणिक विषयों के लिए जो चेहरों का चयन मुख्य रूप से कहां से किया था? दक्षिण भारतीय और महाराष्ट्रीय महिलाओं से इन्होंने किया था। और इसमें क्या था? इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि उन्होंने देवी देवताओं को मानवीय रूप तो दिया ही, इसके लिए उन्होंने अपने आसपास की महिलाएं, जो विशेषकर नायर मराठी महिलाएं थी, जो मराठी महिलाएं थी, उनको मॉडल रूप में देखा, और उन्होंने उनकी साड़ी पहनने की शैली और शारीरिक बनावट को आधार मानकर सीता, लक्ष्मी और सरस्वती जैसे पात्रों को जीवंत बनाया। समझ रहे हो? ये है राजा रवि वर्मा। शकुंतला का प्रेम पत्र 1876 चित्र में शकुंतला की मुद्रा पोज क्या है? खड़ी हुई, लेटी हुई, युद्धरत, या नृत्य करती हुई? बताइए। इनकी मुद्रा पोज क्या थी? तो ये थी आपकी लेटी हुई। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेटी हुई। तो इस चित्र में जो शकुंतला को घास पर लेटे हुए एक पैर उठाकर कमल के पत्ते पर लिखते हुए दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया है? ये जो शकुंतला का जो प्रेम पत्र है 1876 में शकुंतला की मुद्रा लेटी हुई, और इसमें ये घास पर लेटे हुए एक पैर उठाकर कमल के पत्तों पर पत्र लिखते हुए इनको दिखाया गया है। यह रचना संयोजन की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें अग्रभूमि और पृष्ठभूमि का संतुलन बेमिसाल है। राजा रवि वर्मा की शैली अकादमिक यथार्थवाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे अकादमी के प्रमुख थे, या इनमें पाश्चात्य तकनीक और भारतीय विषयों का समन्वय था, क्योंकि वे केवल शिक्षा पर चित्र बनाते थे, या वे जल रंगों का पर प्रयोग
करते थे। तो इसका राइट होगा क्योंकि इनमें पश्चात तकनीक और भारतीय विषयों का समन्वय था। कैसे? इन्होंने यूरोपीय ऑयल पेंटिंग की जो तकनीक छाया प्रकाश और शारीरिक संरचना को भारतीय पौराणिक विषयों पर लागू किया, और ये कला के इतिहास में इस मिश्रण को अकादमिक यथार्थवाद भी कहा जाता है। चित्र जटायु वध में रावण को किस ओर उड़ते हुए दिखाया गया है? ऊपर की ओर, बाईं ओर या नीचे ओर? तो ये दिखाया गया है आपके बाईं ओर से दाईं ओर की ओर। मतलब इस चित्र में जो ये चित्र बना था राजा रवि वर्मा ने बनाया, इसमें गति को दिखाने के लिए इन्होंने रावण को उड़ते हुए कपड़ों और जटायु के गिरते हुए पंखों का उपयोग किया है। और जो ये चित्र था ना, इसमें आपके करुण रस और रौद्र रस का उत्कृष्ट उदाहरण था। रवि वर्मा की साड़ियों की सिलवटें और बनावट को दिखाने के लिए किस पाश्चात्य पद्धति का उपयोग किया गया? फॉविज्म, क्यारोस्क्यूरो, क्यूबिज्म, इम्प्रेसिज्म? तो इसका राइट होगा आपका क्यारोस्क्यूरो, ऑप्शन नंबर बी। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ, इसका मीनिंग क्या होगा बताइए? इसका मीनिंग ये होगा प्रकाश और छाया का गहरा विरोधाभास। मतलब इसके माध्यम से उन्होंने साड़ी के रेशमी कपड़े और सोने के आभूषण में त्रिवीय, मतलब जो 3D प्रभाव होता है ना, तो वही इन्होंने पैदा किया था। हंस दमयंती चित्र में दमयंती ने किस रंग की साड़ी पहनी हुई है? सफेद, लाल, नीला या हरी? तो इन्होंने लाल साड़ी पहनी हुई है। मैं अभी इसका चित्र लास्ट में दिखाऊंगा। इसमें क्या है ना, इस चित्र में जो ये चित्र था, इसमें लाल रंग साड़ी और सुनहरी बॉर्डर दमयंती के राजसी और प्रेममयी व्यक्तित्व को उभारते हैं। मतलब ये हंस को उनके करीब खड़ा दिखाया गया है, जो राजा नल का संदेश लेकर आया था। जिस हंस से ये बात कर रही थी, वो हंस राजा नल का संदेश लेकर इनके पास में आया था। और ये जो साड़ी पहनी थी वो लाल था, जिसमें सुनहरी बॉर्डर लगी हुई थी। राजा रवि वर्मा के चित्रों में नाटकीय, राजा रवि वर्मा के चित्रों में नाटकीय का मुख्य स्रोत बताइए। सिनेमा, फारसी थिएटर, लोक नृत्य या फोटोग्राफी? क्या था? ये फारसी थिएटर था। फारसी थिएटर मतलब जो उस टाइम का जो फारसी थिएटर में ना जिस तरह की भारी पर्दे, वेशभूषा और स्पॉटलाइट का प्रयोग होता था, तो राजा रवि वर्मा ने अपनी पेंटिंग्स में कंपोजिशन में उसी प्रभाव को उतारा है। मतलब उनके चित्र के किसी नाटक के दृश्य जैसे लगते हैं। उनके जो चित्र था वो किसी नाटक के दृश्य के जैसे लगते हैं। गैलेक्सी ऑफ म्यूजियम में चित्र में कुल कितनी महिलाएं हैं? 5, 9, 11 या 7? इसका आप लोग कमेंट जरूर करना कि ये कितनी हैं। तो इसकी हम व्याख्या हम आपको बताते हैं, जो भी हैं तो मैं आपको बताना है कि कितने हैं। तो ये इसलिए था कि ये मैसूर के महाराजा के लिए बनाया गया था, और इसमें कितनी महिलाएं थे आपको ये को बताना है। लेकिन जो महिलाएं दिखाई गई थी, जो भी 5, 9, 11, 7 थी, तो उसमें ये भारत के विभिन्न प्रांतों के वेशभूषा, मतलब मुस्लिम, हिंदू, फारसी, ईसाई आदि में संगीत बजा रही हैं। ये जो आपको बताना है कितनी महिलाएं हैं ना, तो ये उतनी महिलाएं थी, ये संगीत बजा रही थी, और ये एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था। ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। चित्र समुद्र का मान मर्दन में राम की मुद्रा कैसी थी? ध्यानमग्न, अत्यंत क्रोधित और धनुष ताने हुए, मुस्कुराते हुए, जल में खड़े हुए? आपने रामायण देखा होगा, रोज़ देखते या कभी भी देखते होंगे, या जैसे यूट्यूब पे, पहले तो टीवी पे सब सीरियल देखते थे, बट अभी तो यूट्यूब पे देखते हैं। तो वहाँ पे ये था ये उस समय की बात है जब समुद्र की विशाल लहरें और बादलों का काला रंग रोम रोम के क्रोध तीव्रता को बढ़ाता है। ठीक है, और ये उस टाइम था कि जब ये समुद्र पार कर रहे थे, तो समुद्र देव सुन नहीं रहे थे इनकी बात को।
तो उस टाइम ये जो चित्र बना था ना, ये रौद्र रस और अभिव्यक्ति का बेहतरीन नमूना था, जिससे डर के क्या हुए थे, वो बाहर आ गए थे। राजा रवि वर्मा ने सरस्वती माता के हाथ में कौन सा वाद्य यंत्र दिखाया? सितार, तंबूरा, वीणा या सारंगी? तो इन्होंने बीड़ा दिखाया था। बीड़ा, जो कि आज आप लोग देखते हो कि सरस्वती को बीड़ा के साथ श्वेत वस्त्रों में मोर और कमल के साथ लोकप्रिय बनाया इन्होंने। और जो भी अधिकांश जो पेंटिंग्स है ना, ये इन्हीं की देन है। राजा रवि वर्मा ने किस महान व्यक्ति के परामर्श पर अपनी लिथोग्राफी प्रेस खोलने का निर्णय लिया? महात्मा गांधी, टी माधवराव, बाल गंगाधर तिलक या दादा साहब फाल्के? तो इन्होंने लिया था आपके माधवराव से। माधवराव किससे लिया? माधवराव। रवि वर्मा ने इन्हीं की सलाह ली थी और उनके चित्रों की मांग इतनी अधिक थी कि इन्होंने ओलियोग्राफ प्रतियां के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाना चाहा। तो इसलिए इन्होंने प्रेस खोलने की, लिथोग्राफिक प्रेस खोलने की अनुमति टी माधवराव से इन्होंने लिया था। राजा रवि वर्मा लिथोग्राफिक प्रेस की स्थापना किस वर्ष और कहां किया? 1884 दिल्ली, 1894 घाटकोपर मुंबई, 1900 लोनावाला या आपका 1873 चेन्नई। तो कहाँ पे? तो इन्होंने किया था 1894 में घाटकोपर में, घाटकोपर मुंबई में। इन्होंने अपनी पहली प्रेस 1894 में यहाँ पे स्थापित की। बाद में प्लेग की बीमारी के फैलने के कारण इन्होंने लोनावाला के पास इन्होंने कहाँ पे स्थानांतरित किया? जो ये प्रेस था, प्लेग की बीमारी की वजह से इन्होंने स्थानांतरित किया। तो इन्होंने कहाँ पे किया, इसका कमेंट आप करना जरूर। रवि वर्मा की प्रेस से छपे चित्रों की तकनीक रूप में क्या कहा जाता है? नक्काशी, होलोग्राफ, लिथोग्राफ या बी और सी दोनों? तो ये कहते थे आपके होलोग्राफ और लिथोग्राफ, मतलब ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। लिथोग्राफ मतलब पत्थर की छपाई और होलोग्राफ मतलब तैल चित्रों जैसे दिखने वाले रंगीन छपाई कहा जाता है। होलोग्राफी जो है ये भारत की कैलेंडर आर्ट की नींव रखी। कैलेंडर आर्ट की नींव किसने रखी, क्या रखे? तो ये आपके होलोग्राफी ने रखी। भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के ने राजा रवि वर्मा के यहाँ किस पद पर कार्य किया? अभिनेता, पेंटर, लिथोग्राफर के लेखक? तो किस पे काम किया था? ये आपके लिथोग्राफर। आप मुझे बताना लिथोग्राफर को और क्या कहा जाता है, एक और नाम है, ठीक है। जैसे इन्होंने ढूंढीराज गोविंद फाल्के, जो कि दादा साहब फाल्के राजा रवि वर्मा के प्रेस में एक कुशल लिथोग्राफर थे। कुशल लिथोग्राफर थे। वहीं काम करते हुए इन्होंने चित्रों के संयोजन और दृश्यों की बनावट सीखी, जिसका उपयोग उन्होंने भारत में पहली फिल्म किस में किया? आपको जो इनका जो फर्स्ट फीचर फिल्म था, जो इनका पहली फिल्म थी, उसका नाम आपको हमें कमेंट में करना है जरूर। रवि वर्मा के प्रेस संचालन की तकनीक सहायता प्रदान करने वाले मुख्य जर्मन तकनीशियन कौन थे? फ्रेडरिक विल्सन, फ्लिट्ज स्लेचर, मैक्स म्यूलर या आपके जॉन ग्रेफरिक्स? कौन थे? तो आपके स्लेचर थे। स्लेचर कौन थे? स्लेचर एक जर्मन तकनीशियन थे जिन्होंने प्रेस को जो है इन्होंने आधुनिक बनाया और राजा रवि वर्मा के कर्ज में डूब गए। राजा रवि वर्मा जो थे ये कर्ज में डूब गए और उन्होंने 1901 में किसे बेचा? ये जो प्रेस था, राजा रवि वर्मा जब कर्ज में डूबे और इन्होंने जो प्रेस को बेचा था वो किसे बेचा था? इसको भी आप लोग कमेंट जरूर करना। राजा रवि वर्मा
को उनकी किस प्रकार की पेंटिंग्स के कारण कानूनी विवाद और अश्लीलता के आरोपों का सामना करना पड़ा? बताइए। युद्ध के चित्रों के कारण, पौराणिक नायिकाओं, या विदेशी चित्र, या राजनीतिक चित्रों के कारण? तो ये इनको जो कानूनी विवाद झेलना पड़ा था पौराणिक नायिकाओं के द्वारा। मतलब इसमें ये था कि जैसे रंभा और उर्वशी को अर्धनग्न चित्रण के कारण, मतलब ये था कि रूढ़वादी समाज ने उनके कुछ चित्रों जैसे उर्वशी, पूर्वा और रंभा को अश्लील माना, और रवि वर्मा ने अदालत में केस भी लड़ा और जीता। हारे नहीं थे, इन्होंने जीता। और यह तर्क देते हुए प्राचीन भारतीय मूर्तिकला और साहित्य में भी यह सही सौंदर्य बोध मौजूद है। तो ये इनका तर्क था और ये केस जीत भी गए थे। राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे गहरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा? कपड़ा उद्योग, माचिस, साबुन, पटाखों के विज्ञापन, या इस्पात या चमड़ा उद्योग? तो ये पड़ा था इनके माचिस, साबुन, पटाखों के विज्ञापन। क्यों पड़ा? क्योंकि विज्ञापन और कैलेंडर जो उद्योग है ये उनके देवी देवताओं के चित्र में इतने लोकप्रिय हुए कि तत्कालिक कंपनियों ने अपनी वस्तुएं जो साबुन, माचिस को कवर कर उनके चित्रों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे भारत में कमर्शियल आर्ट, व्यावसायिक कला का उदय हुआ। देखो, इन्हीं से जो कमर्शियल और व्यावसायिक कला, इसमें फायदा भी हुआ और इसका स्टार्टअप यहीं से हुआ। द्रौपदी और कीचक में द्रौपदी को किस वेश में दिखाया गया? रानी, सैरंध्री, युद्ध, या दुल्हन की वेश में? ये घटना आपके महाभारत की है, सैरंध्री दासी के वेश में। जब महाभारत की विराट पर्व की ये घटना है और इसमें कीचक द्वारा द्रौपदी के अपमान और द्रौपदी की बेवशी का ही बहुत ही यथार्थवादी ढंग से दिखाया गया है। बंगाल स्कूल के कलाकार जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर ने राजा रवि वर्मा की आलोचना क्यों की? क्योंकि वे इनसे ईर्ष्या करते थे, क्योंकि उनकी शैली बहुत अधिक पश्चिमी और विदेशी थी, क्योंकि वे सरल तैल रंगों का उपयोग करते थे, क्योंकि वे प्रसिद्ध नहीं थे। क्यों करते थे भाई? ये इसलिए करते थे कि इनकी जो शैली थी ये अधिक वेस्टर्न और विदेशी थी। मतलब बंगाल स्कूल के जो कलाकार भारतीय कला में भारतीयता और आध्यात्मिकता लाना चाहते थे, उन्होंने रवि वर्मा की जो शैली थी उनको अंधा पाश्चात्य अनुकरण कहा था, इसलिए इनकी आलोचना इन्होंने किया था। यशोदा और कृष्ण में माँ यशोदा का चित्रण किस प्रकार के हैं? एक डरावनी माँ, एक वात्सल्य भारती माता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। रवि वर्मा ने यशोदा और कृष्ण के बीच की मानवीय संबंधों को इतनी सहजता से चित्रित किया कि दर्शक स्वयं को उनसे जोड़ सके, और उनकी कला की सबसे बड़ी जीत भी यही थी। राजा रवि वर्मा को किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा कैसर हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? 1904 में किया गया था। 1904 में इनको कलात्मक उपलब्धियां और भारतीय संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए वहाँ के जो तत्कालीन वायसराय थे, कौन? लॉर्ड कर्जन ने उन्हें एक प्रतिष्ठित पदक से नवाजा। इसी समय उनका जो नाम था आगे से राजा शब्द औपचारिक रूप से जुड़ा। राजा शब्द औपचारिक रूप से जुड़ा इसी पे। रवि वर्मा के उस चित्र का नाम बताइए जिसने 1893 के शिकागो मेले में पुरस्कार जीता। सरस्वती, विश्वामित्र, मेनका, उनके 10 चित्र का सेट, या अर्जुन सुभद्रा?
तो ये उनके 10 चित्रों का जो एक सेट था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पर यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी इनके लिए, और इस चित्रों से इन्होंने दुनिया की दिखाया कि भारतीय कलाकार पश्चिमी तैल चित्रण तकनीक को ही उतने ही निपुण हैं। इनका निर्धन जो हुआ था कब हुआ और कहाँ पे हुआ? 1910 मुंबई, 1906 केरल, या 1904 या 1900 मद्रास में, कहाँ पे हुआ? तो ये जो इनका जो मृत्यु हुई थी अक्टूबर 1906 में हुई, केरल में हुई, किलिमनूर में हुई। लेकिन कौन से महीने में, कौन से अक्टूबर तो बता दिया, बट डेट, आप डेट मुझे बताना कौन सी डेट को हुई और उस टाइम इनको कौन सी बीमारी थी, ठीक है, और ये उस टाइम इनकी एज क्या थी, मतलब कौन सी तारीख। मैंने आपको बताया अक्टूबर 1906 महीना और साल। हाँ, आप मुझे बताना किस साल में, कितने साल के ये थे और इनको कौन सी बीमारी हुई थी जिस कारण की मृत्यु हुई। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक ने राजा रवि वर्मा के जीवन पर रंग रसिया नामक फिल्म बनाई। श्याम बेनेगल, केतन मेहता, संजय लीला भंसाली, आशुतोष गोवारिकर। तो ये थे आपके केतन मेहता। केतन मेहता राजा रवि वर्मा के संघर्ष और उनकी प्रेरणा और उनके खिलाफ हुई अश्लीलता के मुकदमे पर आधारित ये फिल्म है, और इसमें रणदीप हुड्डा ने राजा रवि वर्मा की भूमिका निभाई। किसने निभाई? रणदीप हुड्डा ने। राजा रवि वर्मा की वह पेंटिंग्स जो 2022 की नीलामी में लगभग 21 करोड़ में बिकी। हंस दमयंती, द्रौपदी आगमन, अपमान द्रौपदी का अपमान, या यशोदा कृष्णा, या शकुंतला। तो ये जो हंस दमयंती था, ये इनकी पेंटिंग्स आज की कीमत भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अधिक है, जो यह सिद्ध करता है कि उनकी कला आज भी प्रासंगिक और मूल्यवान है। राजा रवि वर्मा की कला को लोकतांत्रिकरण का प्रतीक क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्होंने चुनाव पर चित्र बनाए, या उन्होंने कला की महलों और महलों से निकलकर गरीबों की झोपड़ी तक पहुंचाया। तो यही आपका राइट हो जाएगा। ये इनकी प्रेस से पहले चित्रकारी केवल अमीरों और मंदिरों तक सीमित थी। मतलब ये जो अभी हमारे आपके घर में जो चित्र हैं, पहले ये मंदिर और अमीरों के घर में रहती थी, ठीक है। लेकिन जब ओलोग्राफ्स के कारण एक साधारण व्यक्ति भी अपने घर में देवी देवताओं की सुंदर फोटो रख सकता है। पहले नहीं था, पहले रख नहीं पाते थे, पहले था ही नहीं, तो रखेंगे का। तो ये था। इनके चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह चित्रा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, केरल में स्थित है। तिरुवनंतपुरम की इस गैलरी में उनके जो कई मूल तैल चित्र हैं, और यहीं पे उनके भाई राजा राज वर्मा के भी चित्र सुरक्षित हैं। राजा रवि वर्मा ने हिंदू देवी लक्ष्मी और सरस्वती के चित्रों में साड़ी का जो स्वरूप चुना वह आज किस नाम से प्रसिद्ध है? बंगाली साड़ी, गोल साड़ी, या नवारी साड़ी, या कांजीवरम। तो ये थी गोल साड़ी। तो गोल साड़ी का एक और नाम है नीवी ड्रेप। क्या है? नीवी ड्रेप। मतलब कि आज भारत में साड़ी पहनने का जो सामान्य तरीका है ना, ये कंधे पर पल्लू डालना उस लोकप्रिय बनाने में राजा रवि वर्मा के चित्रों का बहुत बड़ा योगदान है। देख लो क्या क्या किए राजा रवि वर्मा ने। द मिल्कमेड राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्र है। इसमें किस रस की प्रधानता है? रौद्र, श्रृंगार, शांत, वीर रस, या विभत्स रस? तो इसमें श्रृंगार और शांत रस है। इसमें ना क्या दिखाया गया है कि एक ग्रामीण महिला को दूध के बर्तन के साथ अत्यंत सादगी और सुंदरता से दिखाया गया है। मतलब यह ग्रामीण यथार्थवाद का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है।
इनकी मृत्यु के बाद उनकी कला विरासत को आगे बढ़ाने में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? अमृता शेरगिल, उनके परिवार के सदस्य और फाउंडेशन, हुसैन या नंदलाल बोस? तो इनके परिवार और सदस्य और फाउंडेशन, मतलब इनके जो वंशज राजा रवि वर्मा हेरिटेज फाउंडेशन आज भी उनकी कला की एक सहेजने और दुनिया भर की प्रदर्शित करने का कार्य कर रहे हैं। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। राजा रवि वर्मा को वियना कला 1873 में कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? प्रथम पुरस्कार, योग्यता, स्वर्ण पदक या लाइफ टाइम अचीवमेंट? यहाँ पे देखो क्या होता है ना, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं, वो स्वर्ण पदक कहते हैं, स्वर्ण पदक। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, योग्यता प्रमाण पत्र। योग्यता प्रमाण पत्र इन्हें जो है पहली जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान थी वो थी, मतलब इस प्रदर्शनी ने यह सिद्ध कर दिया कि एक भारतीय कलाकार पश्चिमी तैल तकनीक में यूरोपीय कलाकारों के समकक्ष है, तो इसलिए इन्हें योग्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था। राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित सरस्वती की पेंटिंग्स में देवी को किस वाद्य यंत्र के साथ दिखाया गया है? सितार, मयूर बीड़ा, दक्षिणी भारतीय बीड़ा या तंबूरा? तो ये दिखाया गया दक्षिणी भारतीय बीड़ा। मतलब राजा रवि वर्मा ने देवी सरस्वती के जो चित्र को स्वरूप को चित्रित किया, उसमें बीड़ा, श्वेत वस्त्र, मोर, पृष्ठभूमि में जल का होना अनिवार्य था, जो चित्र आज भी हिंदू धर्म में सरस्वती का सबसे मानक स्वरूप माना जाता है। उनके किस प्रसिद्ध चित्र को 2017 की नीलामी में पुनः खोजा गया और करोड़ों में बिका? तिलोत्तमा, जटायु या सुभद्रा? तो ये तिलोत्तमा था। मतलब ये नीलामी में लगभग 5.17 करोड़ में बेचा गया और यह चित्र अप्सरा तिलोत्तमा के स्वर्ग से अवतरण के सुंदर दृश्य को दर्शाता है। राजा रवि वर्मा ने मैसूर के महाराजा चामराज वाडियार के लिए कौन सा प्रसिद्ध चित्र समूह तैयार किया? 9 देवियों का चित्र, गैलेक्सी ऑफ म्यूजियम, दशहरा या शिकार का दृश्य? तो ये था आपका गैलेक्सी ऑफ म्यूजियम, जिसमें 11 भारतीय महिलाओं को अलग अलग वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया था। यह चित्र भारत की सांस्कृतिक एकता का सबसे बड़ा कलात्मक प्रमाण माना जाता है। द्रौपदी का चीरहरण चित्र में राजा रवि वर्मा ने किस पाश्चात्य कला आंदोलन का प्रभाव दिखाया? प्रभाववाद, रोमांसवाद, नवशास्त्रीवाद या घनवाद? तो इन्होंने दिखाया था इसको रोमांसवाद। मतलब रोमांसवाद की भावनाओं को तीव्रता और नाटकीयता पर जोर दिया जाता है, मतलब दिया जाता था। जैसे इस चित्र में सभा के भीतरगत तनाव और द्रौपदी की पीड़ा को राजा रवि वर्मा ने मतलब कि अत्यंत नाटकीय ढंग से उभारा। राजा रवि वर्मा को कैसर हिंद स्वर्ण पदक किस क्षेत्र के योगदान में दिया गया था? राजनीति, लोक सेवा, सैन्य, व्यापार? किसमें दिया गया था? तो लोक सेवा और कला में दिया गया था। ब्रिटिश राज में यह पदक उन व्यक्तियों को दिया जाता था जिन्होंने सार्वजनिक हित में असाधारण कार्य किया हो। अब तो आपने देखा कि राजा रवि वर्मा ने सबको पीछे छोड़ दिया, मतलब कि असाधारण कार्य कर दिया, जो कोई नहीं कर सकता वो इन्होंने करके दिखाया, जो कि सब इनसे ईर्ष्या भी रखते थे, जो सिखाए नहीं किसी ने, बट इन्होंने देख के छुप के सीखा सब कुछ। राजा रवि वर्मा ने अपनी प्रेस के माध्यम से कला को जन जन तक पहुंचाया, जो कि यह एक सबसे बड़ी सेवा, समाज सेवा माना जाता है। राम द्वारा समुद्र का मानमर्दन चित्र की रचना में राजा रवि वर्मा ने किस तत्व को सफल प्रयोग किया? केवल शांत, गति शक्ति, आधुनिक वास्तुकला या हास्य रस? तो इन्होंने किया था गति और शक्ति। मतलब
जो ये चित्र बना था ना, इसमें समुद्र की विशाल लहर से टकराती चट्टानों और भगवान राम का क्रोधित स्वरूप गतिशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। और इसे तैल माध्यम का सबसे मतलब कि शक्तिशाली चित्र माना गया है भारत में। राजा रवि वर्मा के चित्रों में स्कैपुला और मांसपेशियों की जो सटीकता दिखती है वह उनके किस अध्ययन का परिणाम था? वनस्पति जीवन, वनस्पति विज्ञान, मानव शरीर रचना, ज्योतिष शास्त्र या आपकी संगीत? तो ये था आपके मानव शरीर रचना विज्ञान। मतलब कि इन्होंने इंसानी शरीर की बनावट और हड्डियों की ढांचे को गहराई से अध्ययन किया ताकि उनके द्वारा बनाए गए पात्र सजीव लगे। ठीक है, आज हम अपनी वीडियो यहाँ पे रोकते हैं क्योंकि मोबाइल डिस्चार्ज होने की वजह से हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। अदरवाइज हम इसको आज कंटिन्यू करते पूरा ख़त्म करते हैं। तो फिलहाल आप लोग इसको देखिए और इसका एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया आपको कैसा लगा आप उसे कमेंट में ज़रूर करना। और जितने भी नए मेंबर्स इसको वॉच कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, इसको पूरा देखें और इसको पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जैसा भी लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके हमें बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।